साथियों नमस्कार। साथियों, जियोपॉलिटिक्स में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रंप एक के बाद एक फैसले दिए जा रहे हैं, एक के बाद एक अपनी मन की बात किए जा रहे हैं। इधर रशिया को फायदे पे फायदे होते जा रहे हैं, उधर यूक्रेन बिल्कुल लावारिस हो गया है, यूक्रेन को पूछने वाला कोई नहीं है और पूरा का पूरा यूरोप इस समय डायलेमा में है, दो टुकड़ों में टूट रहा है। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। कई सारी घटनाएं हुई हैं पिछले 2-3 दिन में, उन सब पर बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि एक ऐसा मुद्दा जिसके लिए यूएसए और रशिया दोनों साथ आ गए और यूक्रेन को अकेला कर दिया। जी हां, एक एक करके देखते हैं। देखिए, कल हुआ क्या, यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन एक प्रस्ताव लेकर के आया। यूक्रेन ने कहा कि भाई देखिए, जो ये अमेरिका और यूरोप हमारे साथ खड़े हुए हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि रशिया के एग्रेशन को काउंटर करना है। हम सब रशिया के खिलाफ एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि रशिया को अपनी फौज वापस बुला लेनी चाहिए, यूक्रेन में शांति बहाल कर देनी चाहिए और यूक्रेन की स्थिति पहले जैसी कर देनी चाहिए। यूक्रेन ने कहा कि रशिया के खिलाफ कौन कौन है मेरे साथ, सब लोग बताओ। जब पीछे मुड़ के यूक्रेन ने देखा तो यूक्रेन को सबसे ज्यादा उम्मीद अमेरिका से थी कि भाई ये तो होगा ही होगा, और अमेरिका ही नहीं था। जी, मैं लगभग 1 साल से जियोपॉलिटिक्स पे वीडियो बना रहा हूं और मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं कि यूएसए कहते किसे हैं। पूरा जो मामला है आपको अच्छे से पता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई यूएसए ने यूक्रेन से क्या कहा कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें नाटो का सदस्य बनाएंगे, तुम रशिया से डरना मत किसी बात से, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम खड़े हैं, जितने भी यूरोप के देश हैं वो सब अपना नाटो लेकर के तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं, तुम बस टेंशन मत करना, रशिया से डरो मत, आंख से आंख मिला के रहो। यूक्रेन को जोश में ला दिया, रशिया से भिड़वा दिया, यूक्रेन को बिल्कुल युद्ध में झोंक दिया। बीच बीच में अमेरिका पैसा भी देता रहा, हथियार भी देता रहा, नाटो कंट्रीज देती रहीं। अब इस युद्ध के चलते ये जितने भी नाटो कंट्रीज हैं या कहें कि यूरोपीय देश हैं, इनको नुकसान भी हुआ, क्योंकि रशिया से जो ऑयल और गैस की पाइपलाइन आती थी उससे इन्होंने डिलीवरी कम कर दी, रिसेशन आ गया, कई देशों के हथियार दांव पे लग गए, सब कुछ हो गया। और जब एकदम से बारी आई सरकार परिवर्तन की, तो यूएस में सरकार परिवर्तन होते ही पासा भी पलट गया। अब यूएसए कहता है कि भाई देखिए, हम ना आपके साथ नहीं देना चाहते, हम यूक्रेन को अब ज़्यादा फंडिंग नहीं देंगे, बहुत हो गया युद्धबाजी, अब हम चाहते हैं कि शांति हो जाए। यूक्रेन कह रहा है कि अरे भाई तुमने तो लड़वा दिया था। यूएसए कहता है, ट्रंप चचा, कि हाँ हाँ ठीक है जो कुछ भी है, लेकिन अब हमारा मूड नहीं है, क्योंकि ऐसे तो युद्ध चलते ही रहेगा, हम फंडिंग बंद कर रहे हैं। इधर यूरोपीय देश, अरे भाई यूएसए तुमने तो कहा था कि हम सब लड़े इनकी तरफ। यूएसए कहता भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं भी तो पैसा दे ही रहा था, मैं भी तो हथियार दे ही रहा था, मैं नहीं दे रहा, तुम देते रहो। इधर यूरोपीय देश हैरान हो गए, कह रही ये कैसा अमेरिका है, हमको भी युद्ध में इसके पीछे खड़ा कर दिया, यूक्रेन को युद्ध में झोंक दिया, अब खुद पीछे हट गया। ये हो रहा है साहब, यही जियोपॉलिटिक्स है, हर देश भारत जैसा नहीं होता। तो जब ये प्रस्ताव आया, जब यूक्रेन ने कल ये प्रस्ताव पेश किया कि भाई हम चाहते हैं कि रशिया के एग्रेशन के खिलाफ लोग वोट करें या हमारा साथ दें, तो हालांकि प्रस्ताव तो पारित हो गया, अमेरिका ने साथ नहीं दिया, लेकिन इस प्रस्ताव में यूक्रेन के फेवर में वोट किया 93 लोगों ने, देशों ने, अगेंस्ट में किया 18 ने, और 65 देशों ने एब्सटेन कर दिया, उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, और भारत भी एब्सटेन करने वालों में से था। भारत ने भी ना तो हाँ कहा ना कहा, और कई ऐसे देश थे जिन्होंने एब्सटेन किया, यूएई था, सऊदी था, ईरान था, और कई सारे नेशंस थे, चाइना था, लेकिन कई ऐसे भी थे जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था। आप जान के हैरान होंगे, जो G7 नेशंस हैं उनमें से किसी भी देश ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, सिर्फ अमेरिका ही था जो रशिया के साथ जाके खड़ा हुआ था। अब इसे आप क्या कहेंगे? अब आप देख लीजिए, अमेरिका कभी किसी को युद्ध में झोंक देता है, फिर पीछे हट जाता है, कभी किसी बात पे हाँ कहता है, कभी ना कहता है। वहां बस एक चुनाव हो जाए, अमेरिका में बस एक चुनाव हो जाए, सरकार बदली नहीं कि इनका फैसला बदल गया, नीति बदल गई। और वहीं आप भारत को देखिए, भारत का इंस्टांस शुरुआत से क्लियर है कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं। मोदी जी ने भी अभी बोला था अमेरिका में कि जो ये समझता है कि भारत ना इसके पाले में है ना उसके पाले में, भारत न्यूट्रल है, भारत किसी के पक्ष में नहीं है, वो लोग गलत सोचते हैं, भारत शांति के पक्ष में है, मोदी जी बोल के आए। बहरहाल, तो ये जब आया यूक्रेन के पक्ष में फैसला, हालांकि पारित हो गया क्योंकि वोट ज़्यादा पड़े थे। फिर यूएसए को लगा कि भाई जब यूक्रेन लेकर के आ रहा है प्रस्ताव, तो हम क्यों ना लेकर के आए। फिर यूएसए भी प्रस्ताव ले आया कि हम प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं कि यूक्रेन का युद्ध हम शांत कराएंगे, यूक्रेन में शांति होगी। तो जाहिर सी बात, अच्छी बात होनी चाहिए। तो आपको लग रहा होगा कि यूएसए के प्रस्ताव को सब जो है पारित करवा देंगे, ऐसा नहीं हो पाया। दिक्कत ये हुई कि यूएस ने जो प्रपोज किया था, जब प्रस्ताव देते हैं तो उसमें एक बार चेकिंग होती है, उसके बाद वो वोटिंग के लिए रखा जाता है।
तो जब चेकिंग हुई तो उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिए गए, बदलाव कर दिए गए, और फिर उसमें उस प्रस्ताव में वो वाली बात नहीं रही जो यूएस चाहता था। तो आप हैरान होंगे कि जो प्रस्ताव यूएस खुद लेकर के आया है, यूएस खुद उसमें वोटिंग से पीछे हट गया। अब बताइए इससे ज्यादा क्या आप देखना चाहते हैं? खुद के ही प्रस्ताव में पीछे हट गया जी। ये होता है। फिर यूएस ने सोचा यार कि अपनी चीज कहीं तो पास करानी है। वो यूक्रेन वाले में अपने को जो है बैकफायर हो गया, ये अपना ही प्रस्ताव हम वोट नहीं कर पा रहे हैं। तो यूएस ने फिर अपना ये प्रस्ताव यूएनएससी के मेंबर्स के सामने रख दिया। जैसा कि आपको पता है कि यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। उनमें यूएस ने पास करा लिया। अब उसमें भी यूके और फ्रांस ने यूएस का साथ नहीं दिया। कहने का तात्पर्य यह है, मैं ओवरऑल आपको बात बता दूं तो, कि इस समय जो यूरोप है वो दो हिस्सों में बंट चुका है। पहले की तरह यूएसए के साथ आंख बंद करके हाथ से हाथ मिला के सबके सब नहीं खड़े। कुछ देश हैं जिनको ये समझ में आ गया है कि यूएस के साथ खड़े होने में हमारे को नुकसान हो रहा है, यूएस का क्या, ये तो अपने विचार बदल लेता है। इनमें से एक देश है यूके, जिसको ऐसा लगता है, फ्रांस को ऐसा लगता है, जर्मनी को ऐसा लगता है। इन देशों को ऐसा लगता है। इन देशों ने इस यूक्रेन के चक्कर में अपना बहुत सारा फाइनेंशियल लॉसेस करा लिया, बहुत सारी पैरालिसिस देखने को मिले पॉलिसीज के, बहुत सारे इन्होंने अपने फैसले बदले, और यहां तक कि कई जगह सरकारें बदल गई। आप जान रहे हैं? तो साहब इन सभी देशों का अब जो मत है वो ये है कि हमें यूएसए के चक्कर में नहीं पड़ना, हम सब मिलकर के यूक्रेन का साथ देंगे जैसे देते आए थे, क्योंकि यूक्रेन भी हमारा ही सदस्य है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप में एक यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय संघ है, जिसमें कई सारे यूरोप के देश मिलकर के फैसला लेते हैं। वो यूरोपीय यूनियन अपने तरीके से चलना चाह रहा है, और अब तो बातें ये भी आ रही हैं कि ये लोग अपना एक मिलिट्री अलायंस बनाएंगे जिसमें यूएस को ये नहीं रखेंगे और अपने हिसाब से ये चलेंगे। यूक्रेन जो बिल्कुल इस समय अकेला पड़ चुका है, एक ऐसी अवस्था में है कि इसे किसी न किसी के साथ की जरूरत है, और साथ में इसे सबसे ज्यादा तो यूएस की जरूरत है। और यूएस इससे यह कह रहा है कि हम तुम्हारा साथ तो दे देंगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसका 50% देना पड़ेगा, बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका 50% देना पड़ेगा। बदले में हम आपको $500 बिलियन दे रहे हैं, आपके यहाँ शांति रहेगी, इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। और आप बताइए अगर आपको ये शांति का संदेश पसंद है कि नहीं। अब दुनिया जान रही है कि यूएस केवल फायदा उठा रहा है यूक्रेन का, यूक्रेन लुटपेट गया है, अब उसे डील कर लो कुछ भी। ये तो भाई ठगने वाली बात हो गई ना। इस समय स्थिति जो बन गई है यूक्रेन की वो ऐसी है कि यूक्रेन इस समय फंस चुका है, और ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे यूएसए के ट्रंप ने और रशिया के पुतिन ने डील कर ली है कि भाई कैसे भी करके इस युद्ध को शांत करो, और फिर काम करते हैं, आधा यूक्रेन हम लूट लेंगे, आधा यूक्रेन का मटेरियल तुम लूट लेना। लूटने का मतलब मिनरल और रिसोर्सेज। अब बताइए अब आप कहेंगे कि मैंने कहा कि यूरोप में 2 फाड़ हो चुके हैं, ये मैं कैसे कह सकता हूं? ये मैं कुछ बयानों से कह सकता हूं, कुछ मीटिंग से कह सकता हूं। कल देखिए मैक्रों की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, और इस मुलाकात में मैक्रों को यह उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है यूक्रेन में शांति बहाली के लिए कुछ अच्छा सा प्रस्ताव पेश करेंगे। तो ट्रंप के साथ बातचीत के बाद जब मैक्रों बाहर निकले और लोगों ने जब उनका फोटो खींचा, मीडिया वालों ने, तो उस फोटो से पता चल रहा है कि मैक्रों के हाव भाव उड़े हुए हैं, और मैक्रो इस समय बहुत टेंशन में है। टेंशन में शायद इसलिए हैं, लोगों का इंटरप्रिटेशन है, बात भी निकल के आई है कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह बोला है कि हम यूक्रेन में शांति लेके आएंगे, बट अपनी शर्तों पे लेके आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम जो है यूक्रेन को बिल्कुल बहुत बीच में रख के उसकी सारी डील्स मान के, उसकी शर्तें मान के शांति लाएंगे, तो ऐसा नहीं। हम शांति लाएंगे, रशिया से बात करेंगे, सारा काम सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लो। इस बात से भी फ्रांस चढ़ा हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले आपने सऊदी में मीटिंग करी थी कि भाई यूक्रेन रशिया वॉर को रुकवाना है। उस मीटिंग में सब देश थे, सबका मतलब रशिया था, यूएसए था, सऊदी वाले थे, यूक्रेन ही नहीं था। तो भाई ये कौन सी शांति है कि जिसमें क्या शांति लानी है, उसको तो आप कॉन्फिडेंस में ले नहीं रहे। और यूएस कह रहा है कि ये होता ना हमारे घरों में, आपने देखा होगा जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों की राय नहीं मांगते, वो कहते हैं जैसा कह रहे हैं वैसा करो, बहुत हो गया तुम्हारा उदम। ये वो वाली बात है। यूएसए ने कह दिया ठीक है, यूक्रेन की बात हमें नहीं सुननी, जैसा कह रहे हैं वैसा करेगा अगर शांति चाहिए तो। इस बात से मैक्रों खफा है। और आप देख रहे हैं कि अभी जर्मनी का इलेक्शन हुआ है, और जर्मनी में आपने देखा कि किस तरह से मर्ज जीते हैं, और जीतने के बाद इन्होंने क्या बयान दिया, क्योंकि राइट विंग है, पूरी तरह से तो नहीं है, राइट विंग की तरफ शिफ्टेड है इनका मामला। इन्होंने कल ये कहा कि हम अपनी पॉलिसी को बिल्कुल यूएस के इंडिपेंडेंट रखेंगे। हम ऐसा नहीं है कि यूएस की बी टीम बन के काम कर रहे हैं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले देखेंगे। जो नेशनलिस्ट पार्टीज होती हैं, जो राइट विंग के टाइप की होती हैं, वो अपना देश हित पहले रखती हैं, किसी के इशारों पर नाचने में वो नहीं मानती। तो उन्होंने कहा हम देश हित पहले रखेंगे, हम अपनी सिक्योरिटी का फैसला खुद करेंगे, हम अपनी ट्रेड्स का फैसला खुद करेंगे, हम यूएसए को देख करके काम नहीं करेंगे। यूएस और टेंशन में,
कि अरे यार ये तो जर्मनी भी हाथ से निकल रहा है, फ्रांस का इमैनुअल मैक्रों भी जो है सुर में सुर नहीं मिला रहा है, और यूके किस तरह से अलग चल रहा है ये भी आपको पता है। यूके ने भी बोल दिया है कि हम जो है यूक्रेन का साथ देंगे, तो हट लिया वहां से भी पीछे। इधर आप देखें तो ट्रंप पीछे पड़ गए हैं ज़ेलेंस्की के। ट्रंप को लग रहा है कि जो लोग यूएस से दूर जा रहे हैं वो ज़ेलेंस्की की वजह से जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कहा, कारण 2019 में चुनाव हुए थे, तो उसके बाद इनके यहाँ चुनाव होने थे 2024 में, 23 में, जो हुए नहीं, उसको टाल दिया गया युद्ध के चलते। तो ट्रंप का कहना है कि ज़ेलेंस्की एक ऐसा डिक्टेटर है जो सत्ता में बने रहने के लिए जबरदस्ती युद्ध को कराया जा रहा है और सत्ता में बने रहना चाहता है। ट्रंप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है ज़ेलेंस्की से कि ट्रंप ने जो उनको $500 बिलियन का प्रस्ताव दिया है और 50% मिनरल रिसोर्सेज लेने का प्रस्ताव दिया है, उसको ज़ेलेंस्की मान क्यों नहीं रहा। ट्रंप बहुत जल्दी में है कि कैसे भी ज़ेलेंस्की माने, हम जल्दी से लूटना स्टार्ट करें, उधर रशिया लूटना स्टार्ट कर दे और सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा, और ये जितने भी यूरोपियंस हैं हमारे साथ खड़े रहें। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता ट्रंप चचा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। बहरहाल अभी स्थिति क्या है वो देखिए, इससे भारत को क्या फायदा है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो, फ्रांस धीरे धीरे समझ गया कि इन सब लड़ाई झगड़े में इनके ट्रेड का नुकसान हो रहा है, ना तो यूएस से ट्रेड हो पा रही ठीक से, ना चाइना से हो पा रही। सेम जर्मनी समझ गया कि जो माल हम बनाते थे, जो भी टेक्निकल चीजें हम बनाते थे, ऑटोमोबाइल हम बनाते थे, वो सब अब चाइना में बनने लगे हैं। और यूएस का सीन ऐसा है कि यूएस के साथ ट्रेड करो तो यूएस फिर चाहता है कि उसकी शर्तों पे काम करो। फ्रांस फंसा हुआ है। इधर आप देखें तो यूके भी कोशिश कर रहा है कि अपनी ट्रेड्स को डाइवर्ट करे। यूके लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए या कोई ना कोई ट्रेड डील हो जाए इस प्रकार की, जिससे कि यूके को फायदा हो जाए। तो भारत के साथ नेगोशिएशंस हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिशें जारी हैं। तो इन सबको इस समय क्या लगता है, इन सबको इस समय यह लगता है कि भाई हम ना तो यूएस की तरफ पूरी तरह से टिल्टेड हो सकते, ना चाइना की तरफ पूरी तरह से टिल्टेड हो सकते। तो हमें किसी ऐसे देश की जरूरत है जिस देश में मार्केट भी हमें मिल जाए, जो देश में हमें लेबर भी मिल जाए, जिस देश में हम कंपनीज को भी लेके जा सकें, और जिस देश के साथ हमारे संबंध भी स्टेबल रहे, उसमें उतार चढ़ाव ना आए। तो आप बताइए कि जब इन देशों को इस पर ज्यादा विश्वास ना हो, इनसे ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये साथ छोड़ने पे तुला हुआ है, ये अपनी तरह से यूज कर रहा है, तो ये देश कहां जाएंगे? ये देश यहां जाएंगे। जाएंगे का मतलब इससे संबंध अच्छे बनाएंगे भारत से। भारत यही चाहता है, इसे कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। विश्व में कई सारे एक्सिस बन जाना, कई सारे ध्रुव बन जाना। जब विश्व में केवल एक ही गुंडा रहेगा तो वो सबको अपनी लाठी से हाँकेगा। ए कनाडा तुम हमारे हो, ए मेक्सिको तुम हमारे हो, ए भारत तुम भी हमारे हो। कल को ये कह दे कि भारत तुम हमारे हो तो क्या कर लोगे आप? कुछ भी कह सकता है। लेकिन जब इसे पता चलेगा कि दुनिया में ऐसे कई ग्रुप्स बन चुके हैं जो अपने आप में ताकत रखते हैं, तो ये हर चीज नहीं कह पाएगा। भारत की ताकत क्या है इस वक्त? भारत की ताकत है पॉपुलेशन। हमने कुछ किया हो ना किया हो, 150 करोड़ हैं हम। दूसरी ताकत है भारत की यूथ। अभी भारत बिल्कुल जवान है, बहुत सारे लोग यहाँ पे, लगभग 65% जनसंख्या ऐसी है जिसकी उम्र 35 साल से कम है। तीसरा क्या है? एस्पिरेशनल है, भारत उठने को उड़ने को तैयार है। अगला क्या है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बड़ी स्पष्ट है, बड़ा नीतिवादी है। और उसके अलावे क्या है कि भारत एक ऐसी जगह पर स्थित है जो चाइना और बाकी आसपास के क्षेत्रों में अपने मार्केट को मजबूत करने में मदद कर सकती है, एक कनेक्टिविटी दे सकती है, एक बैलेंस बना सकती है, चाइना को काउंटर कर सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए सब लोग भारत की तरफ अब देख रहे हैं। भारत अब तक यही कोशिश कर रहा था कि कैसे भी यूरोप और यूएसए जो मिलकर के हर चीज में साथ रहते हैं, अगर ये टूट जाए तो बहुत सारा फायदा भारत को हो जाएगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाएगा, कई सारे ध्रुव बन जाएंगे। एक ध्रुव है यूएसए अपने आप में, या मान लीजिए कि यूएस के साथ कुछ लोग हो सकता है नाटो में बने रहें, तो ये नाटो वाले एक हो गए। एक जो नया ग्रुप बनता जा रहा है वो हो गए। एक ग्रुप है रशिया चाइना का, एक ग्रुप है ब्रिक्स वाला जो अपने आप में ताकत रखता है, और भारत अपने आप में ताकत रखता है। तो जब कई सारे ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं तो पावर बैलेंस होने लग जाती है। इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। यही काम भारत कर रहा है इंडियन ओशन में भी। इंडियन ओशन में आप अगर गौर से देखेंगे तो कई सारे देश ऐसे हैं जिनके टापुओं पर, जिनके आइलैंड्स पर चाइना ने अपने कंट्रोल्स कर रखे हैं। जैसे हम्बन टोटा है श्रीलंका का, वहाँ चाइना ने पोर्ट ले रखा है, बना रखा है। ऐसे चाइना मालदीव में लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है। चाइना बांग्लादेश में कोशिश कर रहा था, म्यांमार में कर चुका है। इस तरह से अगर हर तरफ चाइना ही चाइना हो जाएगा, ठीक नहीं है। हर तरफ चाइना और यूएस दो ही रहेंगे, ठीक नहीं है। भारत क्या चाहता है कि इस इंडियन ओशियन में, इस हिंद महासागर में जितने भी
और देशों के पोर्ट्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यहाँ चाइना भी रहे, यूएस भी रहे, रशिया भी रहे, इसलिए भारत साथ में फ्रांस को भी लेके आया। भारत फ्रांस के साथ इतनी डीलिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत फ्रांस को यहाँ लाना चाह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रांस भी रहे, यूके भी रहे, यूएस भी रहे, सब रहे, और भारत खुद है ही। जब कई सारे देश एक बड़े से समुद्र में रहेंगे तो कोई किसी से नहीं लड़ेगा, और अगर कोई एक ही देश रहेगा तो अपनी गुंडागर्दी चलाएगा यहाँ पे। यही चीज़ भारत पूरे विश्व में चाहता है। इसलिए जब कल जर्मनी के चांसलर ने, मर्ज ने ये बात कही कि हम यूएस के इशारों पे काम नहीं करेंगे, तो भारत को बड़ी खुशी हुई कि यूएस के तुम रहे नहीं, चाइना के तुम होना नहीं चाहते, तो तुम होगे हमारे ही। समझ रहे हो ना? इससे ये लोग भारत के साथ एंगेजमेंट बढ़ाएंगे। जर्मनी को चाहिए, अपनी इंडस्ट्री को दोबारा से रिवाइव करना चाहता है जर्मनी। जर्मनी इंडस्ट्रियल हब बनना चाहता है, जर्मनी मार्केट में बहुत आगे निकलना चाहता है, और ये यूएस के चक्कर में ये लोग सब फंसे रह गए, कर नहीं पा रहे हैं कुछ। ठीक है ना? उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और हिंट दे देता हूँ। आपने अभी एरो इंडिया 2025 देखा होगा, जिसमें कई देशों ने ये होड़ मचाई, ये कोशिश करी कि भारत जो अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है वो हमारी टेक्नोलॉजी से बनाए या हमारा खरीद ले, चाहे उसमें रशिया हो, यूएसए हो, तमाम तरह के देश थे। फ्रांस ने कोशिश करी। यहाँ पर पता है एक देश है स्वीडन, स्वीडन ने भी कोशिश करी है, और स्वीडन तो ये कह रहा है कि भारत तुम टेंशन मत लो, सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी देंगे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की, ले लो, टेक्नोलॉजी भी देंगे, कहो तो बना के भी दे देंगे, और बताओ। तो स्वीडन की कंपनी है ग्रिपेन ई, उसने भारत को ये बोला कि हम आपको ये देना चाहते हैं टेक्नोलॉजी, आप बताइए इंटरेस्टेड है? स्वीडन क्यों भारत में इंटरेस्ट ले रहा है? स्वीडन को क्या पड़ी? वही पड़ी जो सबको पड़ रही है, जो फ्रांस को पड़ रही है। फ्रांस ने रफाइल दिया है। जर्मनी भी अब भारत के साथ एंगेजमेंट बढ़ा रहा है और हमको सबमरीन्स देने को तैयार है। इसकी सबमरीन्स काफ़ी अच्छी हैं। स्वीडन ने पेशकश करी है कि आप हमसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ले लीजिए। ठीक है ना? तो जब ये सब लोग भारत के साथ एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनको चाहिए नया मार्केट, इनको चाहिए स्टेबल ट्रेड पार्टनर्स, और इनको चाहिए रिलायबल फ्रेंड्स, जो सिर्फ और सिर्फ भारत है। इन सब ने बाकियों को टेस्ट कर लिया है। तो स्थिति अभी ये चल रही है जी। यूक्रेन इस समय लुटपिट गया है। यूक्रेन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जियोपॉलिटिक्स समझने का। जियोपॉलिटिक्स में आप ये जान के चलिए कि ना कोई किसी का दुश्मन होता, ना कोई किसी का दोस्त होता। कोई अगर आपसे ये कहे कि रशिया तो भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, तो आप भ्रम में हैं। ये सेंटेंस तो कभी यूज़ कर ही मत देना। ये डिप्लोमेटिकली बोलने के लिए अच्छा लगता है कि वी आर फ्रेंड्स, बट आप स्ट्रेटजीज, आप अपने देश की नीतियाँ इस उम्मीद के साथ नहीं बना सकते कि वो आपका दोस्त ही रहेगा। कभी इस चक्कर में हमें नहीं सोचना चाहिए कि यूएसए इज आवर गुड फ्रेंड। नहीं, कुछ पता नहीं भाई। यूक्रेन के साथ सबसे मजबूती से यूएसए खड़ा था, और आज यूएसए यूक्रेन के अगेंस्ट वोट कर रहा है रशिया के साथ मिलकर के। दिस इज जियोपॉलिटिक्स। रशिया जिसको तोड़ने के लिए, जिसको गिराने के लिए, जिसको कमजोर करने के लिए यूएसए और यूरोप एक साथ आए थे, और दे दनादन सैंक्शंस रशिया पे लगा दिए 18,000 से ज्यादा, और रशिया में डॉलर वॉलर सब बंद कर दिया। वो रशिया आज ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा फायदे में। यूक्रेन के मिनरल्स रिसोर्सेज लूट लिए, जमीन लूट ली, यूक्रेन को बिल्कुल आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया, अपनी जो अर्थव्यवस्था है डॉलर फ्री कर ली, अमेरिका पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, उधर यूरोप में 2 गुट बना दिए अंदर ही अंदर। इससे ज्यादा रशिया को क्या चाहिए था? अपना तेल बेच रहा है, सबसे ज्यादा तेल भारत को बेच रहा है, मतलब भारत सबसे ज्यादा तेल रशिया से मंगा रहा है, और क्या चाहिए आपको? तो मुझे तो लगता है कि पुतिन को सबसे ज्यादा फायदा है। ट्रंप की अपनी एस्पिरेशंस हैं जिसको आगे बढ़ाने में वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। तो अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि यूक्रेन का होता क्या है, क्योंकि ज़ेलेंस्की मान नहीं रहा, अमेरिका मानेगा नहीं मनवाए बिना, और यूरोप पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेट्स सी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।